तो चलिए आज कहानी सुनते हैं एक ऐसे इंसान की जो आज के समय में भविष्य को दोबारा लिखने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलन मस्क की। हम उनकी बिल्कुल साधारण शुरुआत से लेकर आज दुनिया के सबसे ताकतवर और हाँ, सबसे विवादित लोगों में से एक बनने तक के उनके सफर पर नजर डालेंगे। जरा सोचिए, एक 12 साल का बच्चा इतना अकेला कि अपना मन बहलाने के लिए खुद ही एक वीडियो गेम बना लेता है। अब उसी बच्चे की कल्पना दुनिया के सबसे अमीर आदमी के तौर पर कीजिए, जो अब सिर्फ वीडियो गेम नहीं बल्कि असली रॉकेट, इलेक्ट्रिक कारें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहा है। हाँ, ये दोनों एक ही इंसान हैं। यही तो एलन मस्क की असाधारण कहानी है। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और पता लगाते हैं कि इस असाधारण सफर की नींव कहाँ रखी गई थी। कहानी शुरू होती है 1971 में साउथ अफ्रीका से। एलन मस्क कोई आम बच्चे नहीं थे। जब 10 साल की उम्र में उन्हें अपना पहला कंप्यूटर मिला तो उन्होंने 6 महीने का प्रोग्रामिंग कोर्स सिर्फ 3 दिन में खत्म कर दिया। और तो और 12 साल की उम्र तक उन्होंने न सिर्फ ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बनाया बल्कि उसे $500 में बेच भी दिया। लेकिन उनका असली सपना हमेशा से अमेरिका जाना था और कनाडा उस सपने की तरफ उनका पहला कदम था। लेकिन ये जीनियस होना आसान नहीं था। वो अक्सर ख्यालों में इतना खो जाते थे कि लगता था जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया में है। उनका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता था। वो हर सवाल का जवाब सिर्फ लॉजिक और फैक्ट से देते थे, जिसकी वजह से दूसरे बच्चों के बीच वो बिल्कुल अकेले पड़ गए। स्कूल में उन्हें बहुत तंग किया गया। एक बार तो इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। शायद इन्हीं मुश्किलों ने उन्हें अंदर से और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। तो अमेरिका पहुंचने के बाद मस्क ने तय किया कि वो 90 के दशक में शुरू हुए इंटरनेट बूम का हिस्सा जरूर बनेंगे। उनका पहला बड़ा आइडिया था Zip2। याद है वो जमाना जब किसी दुकान का पता ढूंढने के लिए मोटी मोटी फोन डायरेक्टरीज देखनी पड़ती थी। मस्क और उनके भाई ने सोचा कि क्यों ना एक ऑनलाइन सिटी डायरेक्टरी बनाई जाए जिसमें नक्शे भी हों। आइडिया सिंपल था पर उस जमाने के लिए क्रांतिकारी। उन्होंने इतनी मेहनत की कि ऑफिस ही उनका घर बन गया था और नतीजा शानदार रहा। 1999 में कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी कॉम्पैक्ट ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया। और जानते हैं इस डील से एलन को कितना मिला? पूरे $22 मिलियन। सिर्फ 27 साल की उम्र में वो एक मिलियनेयर बन चुके थे। पर मस्क यहां रुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी सारी कमाई एक और भी बड़े और भी मुश्किल आइडिया में लगा दी, X.com। उनका लक्ष्य था पुराने और धीमे बैंकिंग सिस्टम में क्रांति लाना। पेमेंट, इन्वेस्टमेंट, लोन, सब कुछ ऑनलाइन। लेकिन ये रास्ता भी कांटों भरा था। X.com को अपने सबसे बड़े दुश्मन पेपॉल के साथ मिलना पड़ा। कंपनी के अंदर झगड़े और मस्क के मैनेजमेंट स्टाइल की वजह से उन्हें सीईओ के पद से हटा दिया गया, और वो भी कब? जब वो अपने हनीमून पर थे। फिर भी वो कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बने रहे। और ये फैसला उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत साबित हुआ। 2002 में जब ईबे ने पेपैल को $1.5 बिलियन में खरीदा तो मस्क को मिले पूरे $180 मिलियन। ये वो पैसा था जो उनके सबसे बड़े, सबसे दिलेर सपनों को पंख देने वाला था। अब इतने पैसे से कोई भी आराम की जिंदगी जी सकता था, है ना? पर मस्क ने ऐसा नहीं किया। नहीं, उन्होंने अपना सब कुछ 2 नए वेंचर्स पर दांव पर लगा दिया। ऐसे वेंचर्स जो उन्हें सीधे बर्बादी के मुहाने पर ले आए। ये दौर उनकी निजी जिंदगी में भी बहुत मुश्किल था। अपने 2.5 महीने के बेटे को खोने के बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान और सारी एनर्जी अपने बचपन के सपने स्पेस पर लगा दी। उन्होंने नासा की वेबसाइट खंगाली और ये देखकर हैरान रह गए कि मंगल पर जाने का कोई पक्का प्लान ही नहीं था। तो उन्होंने फैसला किया, अगर कोई नहीं जा रहा तो वो खुद जाएंगे। उनका पहला प्लान था रूस से पुरानी मिसाइलें खरीदना, पर रूसियों ने एक मिसाइल की कीमत $21 मिलियन मांगी। वापसी की फ्लाइट में मस्क ने कुछ हिसाब लगाया और एक ऐसी चीज समझी जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने पाया कि एक रॉकेट बनाने का कच्चा माल उसकी कुल कीमत का सिर्फ 2 से 3% होता है। उन्हें एहसास हुआ कि वो खुद कहीं ज्यादा सस्ते में रॉकेट बना सकते हैं, और बस वहीं से जन्म हुआ SpaceX का। लेकिन रॉकेट बनाना बच्चों का खेल नहीं है। 2006 में उनका पहला रॉकेट फाल्कन 1 लॉन्च के सिर्फ 25 सेकंड बाद आग के गोले में तब्दील हो गया। पहला लॉन्च फेल। 1 साल बाद दूसरी कोशिश, नतीजा रॉकेट हवा में ही बेकाबू होकर क्रैश हो गया। दूसरा लॉन्च, वो भी फेल। फिर आई 2008 में तीसरी कोशिश।
और ये भी हवा में ही एक धमाके के साथ खत्म हो गई। कंट्रोल रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। ये एक पूरी तरह से विनाशकारी असफलता थी। 3 लॉन्च, 3 फेलियर, और इस आग में मस्क के $100 मिलियन जलकर राख हो चुके थे। स्पेसएक्स के पास अब सिर्फ एक और कोशिश के लिए पैसे बचे थे। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ठीक उसी वक्त उनका दूसरा बड़ा सपना, टेस्ला, वो भी डूबने की कगार पर था। 2008 के आर्थिक संकट ने ऑटो इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी थी और टेस्ला के पास पैसे खत्म हो चुके थे। उनकी दोनों कंपनियां, उनके दोनों सपने एक ही समय पर खत्म होने वाले थे। तो कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची थी जहां सब कुछ खत्म हो सकता था। सब कुछ टिका था एक आखिरी रॉकेट लॉन्च पर और पैसों की एक आखिरी उम्मीद पर। मस्क अपना घर तक बेच चुके थे ताकि टेस्ला कुछ और दिन चल सके। स्पेसएक्स के पास सिर्फ एक और लॉन्च के पैसे बचे थे। ये आखिरी मौका था। दोनों कंपनियों का भविष्य और मस्क का पूरा विजन एक धागे से लटका था। क्या ये काम करेगा? और फिर फैल्कन 1 का चौथा लॉन्च हुआ। सेकंड मिनटों जैसे लग रहे थे। पहला स्टेज अलग हुआ, सफल। दूसरा स्टेज सफल। और फिर वो आवाज आई जिसका सबको इंतजार था, ऑर्बिट अचीव्ड। स्पेसएक्स इतिहास की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई जिसने पृथ्वी के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। बस उस एक कामयाबी ने सब कुछ बदल दिया। कुछ ही हफ्तों में नासा ने स्पेसएक्स को $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और जैसे ये काफी नहीं था, 2008 में क्रिसमस की शाम को आखिरी पलों में टेस्ला को भी दिवालिया होने से बचा लिया गया। उस तबाही के मुहाने से निकलकर मस्क ने एक पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया। लेकिन भविष्य बनाने का उनका ये रास्ता उतना ही विवादित रहा है जितना कि प्रेरणादायक। तो उनके विरासत को देखें तो इसके 2 पहलू नजर आते हैं। एक तरफ वो दूरदर्शी हैं जिन्होंने हमें दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट और इलेक्ट्रिक कारें दी। अब वो न्यूरलिंक के जरिए इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ने और XAI से ब्रह्मांड के राज खोलने में लगे हैं। और दूसरी तरफ हैं एक विवादित शख्सियत जो अपने कर्मचारियों पर बहुत ज़्यादा दबाव डालने, ट्विटर पर हज़ारों लोगों को निकालने और अपने पैसे और पावर से राजनीतिक माहौल पर असर डालने के लिए जाने जाते हैं। तो चाहे कोई उन्हें हीरो माने या विलन, एक बात तो पक्की है। जैसा कि स्रोत सामग्री में कहा गया है, वो भविष्य का इंतजार नहीं करते, वो उसे खुद बनाते हैं। और यही एक आखिरी सवाल खड़ा करता है, ये जो भविष्य बनाया जा रहा है, ये कैसा होगा और इसकी कीमत क्या होगी?